अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ऐसी गुड सेफ्टी प्रोटेक्शंस होती हैं जो हमें क्या होती हैं रिक्वायर्ड होती हैं जब हम लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे वो है क्वालिटी असेसमेंट के हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है हम क्वालिटी को जो है वो कैसे असेस करते हैं और कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं क्वालिटी असेसमेंट के लिए इंडस्ट्रियल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर या इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी असेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वालिटी असेसमेंट जो है वो होता क्या है। क्वालिटी असेसमेंट बेसिकली क्या है? द स्टेप्स टेकन टू इवेलुएट वेदर एन एनालिसिस इज अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। द स्टेप्स टेकन टू इवेलुएट that whether an analytical system analytical system is under whether an analytical system is under statistical कंट्रोल। ठीक है, बेसिकली क्वालिटी असेसमेंट को हम जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेट करते हैं, जिसके लिए हम क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं ऐसे मेथड्स या ऐसे स्टेप जिनको हम यूज़ करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो भी हमारा सिस्टम है, एनालिटिकल सिस्टम है, जो डिफरेंट एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स के सैंपल को एनालाइज करने के लिए काम कर रहा है, वो सिस्टम जो है वो आइदर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है या नहीं है। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल मीन्स क्या हो सकता है कि हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट जो हैं वो डिज़ाइन जो लिमिट है या जो हम लोगों ने रेंजेस सेट की हुई हैं या जो एक्सेप्टेड वैल्यूज़ हैं उन एक्सेप्टेड वैल्यूज़ तक जो है वो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमने डिफरेंट टूल्स पढ़े थे क्वालिटी के, जिनको हम कहा था, हमने कहा था कि कंट्रोल करने के लिए, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि हमने पढ़ा था कि प्री डिफाइंड लिमिट्स होती हैं जिनके अंदर हम कहते हैं कि इस रेंजेस के दरमियान या इन लिमिट्स के दरमियान हमारे रिजल्ट्स आने चाहिए। तो क्वालिटी असेसमेंट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम यही चेक करते हैं कि जो भी हमारा सिस्टम है उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो अंडर कंट्रोल हैं या नहीं, या जो डिज़ायर्ड रेंजेस हैं या फिर जो एक्सेप्टेड वैल्यू हैं उन एक्सेप्टेड वैल्यूज़ के जो है वो रिजल्ट्स आते हैं या नहीं। ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप्स के हम एनालिसिस करते हैं, बेसिकली डिफरेंट गोल्स होते हैं क्वालिटी असेसमेंट के, जो क्या क्या होते हैं, जिसमें द गोल ऑफ क्वालिटी असेसमेंट आर टू डिटरमिन व्हेन अ सिस्टम हैज़ रीच्ड अ स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। जिसमें इसका फर्स्ट गोल होता है कि उसने ये फाइंड आउट करना है कि कब तक हमारा सिस्टम जो है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल की स्टेट पे पहुंचा है। आइदर वो उसने वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल का जो गोल हमने सेट किया हुआ था वो उस लेवल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। टू डिटेक्ट व्हेन द सिस्टम हैज़ मूव्ड आउट ऑफ द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। सेकंड जो काम होता है क्वालिटी असेसमेंट का वो ये होता है कि उसने ये फाइंड आउट करना कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या जो हमारा एनालिसिस है या जो हमारी वैल्यूज़ हैं जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो हमारे स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से बाहर चली गई हैं, या जो हमारी डिज़ाइन रेंज थी, डिज़ायर्ड लिमिट से उससे ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं या कम वैल्यू आ रही हैं, तो वो भी हम क्वालिटी असेसमेंट के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। थर्ड जो चीज़ होती है कि हमने ये देखना का सजेस्ट वाई अ लॉस ऑफ स्टैटिस्टिकल हैज़ अकर्ड। नेक्स्ट जो इसका गोल होता है क्वालिटी असेसमेंट का वो उसके ज़रिए हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमारे कोई भी रिजल्ट हैं वो हमारे स्टैटिस्टिकल कंट्रोल जो हमने लिमिट सेट की हुई थी उस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से, उस पॉइंट से, उस रेंजेस से अगर हमारे रिजल्ट्स बाहर गए हैं, मतलब आउट ऑफ द रेंज गए हैं, आउट ऑफ द लिमिट गए हैं, तो उसकी क्या रीजंस हैं, ऐसा कौन सा पॉइंट है या ऐसा कौन सा स्टेप है जिस पे जो है वो सही तरह से नहीं किया गया कि जिसकी वजह से हमारे जो भी एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं वो इफेक्ट हुए। और इसके अलावा जो क्वालिटी असेसमेंट का फोर्थ गोल हम कह सकते हैं वो ये कि करेक्टिव मेजरमेंट्स या करेक्टिव एक्शन उसने लेना जो भी उस टाइम पे पॉसिबल होते हैं। लाइक दैट अगर हम कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस चल रहा है जिसके लिए कोई लिमिट सेट की गई है कि हमारा जो रिजल्ट्स हैं या जो भी हमारा प्रोसेस है विद इन दीज डिजायर्ड लिमिट्स या विद इन दीज रेंजेस जो है वो काम करना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी असेसमेंट जो है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल की या वो लिमिट्स को या वो रेंजेस को सेलेक्ट करता है। देन वो देखता है कि हमारा सिस्टम इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के अंदर है या नहीं। थर्ड वो देखता है कि कब किस पॉइंट पे हमारा सिस्टम, अगर कहीं पे हम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, अगर तो किस पॉइंट पे कौन सा ऐसा पॉइंट है
जिसमें हमारा जो है वो सिस्टम स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से बाहर जाता है। और फोर्थ जो इसका गोल होता है वो ये कि ऐसे कौन सी करेक्टिव एक्शंस हैं जो एट दैट टाइम जो है वो लेने ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सकें कि जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, जो भी चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का है, सिंथेसिस का है, एनालिसिस का है, उसको हम क्या कर सकें, अपने स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में रख सकें। बेसिकली क्या होता है कि दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो क्वालिटी असेसमेंट को जो है वो डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट वन है इंटरनल मेथड और सेकंड वन है एक्सटर्नल मेथड। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इसमें है इंटरनल मेथड ऑफ असेसमेंट और जो सेकंड है वो है एक्सटर्नल मेथड ऑफ असेसमेंट। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे कि इंटरनल मेथड ऑफ असेसमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्सटर्नल मेथड ऑफ असेसमेंट क्या होता है, किस तरह से जो है वो हम इंटरनल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट कैरी आउट करते हैं, कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि इंटरनल मेथड ऑफ असेसमेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले इंटरनल मेथड ऑफ असेसमेंट, जैसा कि नेम से ही आपको शो कर रहा है कि इंटरनल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट मीन्स क्या, कि जो हम इंटरनली लेबॉर्ट्रीज के अंदर अपने जो डिफरेंट हमारे मेथड्स हैं, जो डिफरेंट हमारे एनालिसिस हैं, उनकी अगर हम विद इन द लेबॉर्ट्री जो है वो उनकी हम असेसमेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल मेथड ऑफ असेसमेंट। ठीक है, इंटरनल मेथड दैट आर कोऑर्डिनेटेड विद इन द लेबॉर्ट्री एंड, और ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि इंटरनल मेथड ऑफ असेसमेंट कौन कौन से हैं, द मेथड्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड विद इन द लेबॉर्ट्री, methods that are coordinated within the laboratory। ठीक है, मतलब क्या है कि वो डिफरेंट मेथड्स जो हम लेबॉर्ट्री के अंदर ही जो है वो परफॉर्म करते हैं, अपने जो डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो डिफरेंट एनालिसिस चल रहे हैं, उनको असेस करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट इनकी हमारे पास जो है वो इंटरनल मेथड ऑफ असेसमेंट के जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो है वो सेक्शंस हैं या डिफरेंट हमारे पास वेज हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं, इंटरनल मेथड ऑफ असेसमेंट करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है डुप्लीकेट सैंपल्स। डुप्लीकेट सैंपल, एनालिसिस ऑफ ब्लैंक, डुप्लीकेट सैंपल एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ब्लैंक, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड सैंपल्स, और फोर्थ हमारे पास आता है स्पाइक्स रिकवर्ड। तो ये बेसिकली 4 सेक्शंस हैं या 4 मेथड्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, अपनी लेबॉर्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं इंटरनल मेथड असेसमेंट के लिए। ठीक है, जो हम इंटरनली अपनी लेबॉर्ट्रीज के जो डिफरेंट सैम्पल्स को वो एनालाइज कर रहा है, या डिफरेंट जो है वो डिफरेंट काम जो वो परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट सैम्पल्स को एनालाइज कर रहा है, या डिफरेंट जो भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स को वो परफॉर्म कर रहा है, तो उनकी असेसमेंट करने के लिए हम इंटरनल मेथड ऑफ असेसमेंट के ऊपर जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम विद इन द लेबॉर्ट्री ही अपने जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनकी असेसमेंट करते हैं। किस तरह से असेसमेंट करते हैं, उसमें असेसमेंट के जो है 4 डिफरेंट वेज हैं, कि डुप्लीकेट सैंपल एनालिसिस हो सकता है, एनालिसिस ऑफ ब्लैंक्स होता है अपने मेथड की असेसमेंट का, इसके अलावा स्टैंडर्ड सैंपल्स हो सकते हैं, और स्पाइस रिकवरी हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे कि डुप्लीकेट सैंपल एनालिसिस के जरिए हम किस तरह से जो है वो क्वालिटी, जो भी हमारे मेथड्स हैं उनकी क्वालिटी को असेस करते हैं। डुप्लीकेट सैंपल से जैसा कि आपको वैसे ही बहुत क्लियरली पता चल रहा होगा
इट्स मीन कि कोई ऐसा सैम्पल मेथड जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट सैम्पल्स को एनालाइज करते हैं, सेम मेथड को, सेम कंडीशंस को, सेम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए, और उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो मेथड हमने अडॉप्ट किया है आइदर वो क्वालिटी मेथड है या नहीं है। ठीक है, डुप्लीकेट सैंपल के अंदर होता क्या है कि हम कहते हैं कि हमने जो भी अपना ग्रॉस सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, जो भी ग्रॉस सैंपल कलेक्ट किया है उसके बाद हम अपने क्या करना है, उस ग्रॉस सैंपल को 2 इक्वल पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, या फिर ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम 2 इंडिपेंडेंटली ग्रॉस सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं अपनी पॉपुलेशन के अंदर से। ठीक है, जो हमने 2 डुप्लीकेट सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए हैं उनको हम क्या करेंगे, सेम कंडीशंस के अंदर जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर अपने एनालाइज करते हैं, और देन हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को जो है वो हम कंपेयर करके क्या फाइंड आउट करते हैं कि उन दोनों के रिजल्ट्स के अंदर आइदर कोई डिफरेंस है या नहीं है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो डुप्लीकेट सैंपल एनालिसिस मेथड होता है इसके जरिए हम क्या करते हैं, जो हमने क्वालिटी असेसमेंट का मेथड है इसके जरिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारा मेथड है जो हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के सैंपल को एनालिसिस के लिए, उसकी प्रिसीजन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट सैंपल एनालिसिस करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, टू सैंपल टेकन फ्रॉम अ सिंगल ग्रॉस सैंपल एंड यूज टू इवेलुएट एन एनालिटिकल मेथड्स प्रिसीजन। टू samples taken from a gross sample and used to evaluate the precision the precision of an analytical method। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इंटरनल लैब के अंदर ही परफॉर्म कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास ग्रॉस सैंपल आया है उसको हमने 2 इक्वल पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना है, देन हमने उसको सेम एनालिटिकल मेथड के जरिए जो है वो चेक करना है, एनालाइज करना है, देन हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आते हैं और उन रिजल्ट्स को हम कंपेयर करके उन रिजल्ट्स के दरमियान जो है हम डिफरेंस फाइंड आउट करके हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो मेथड है वो आइदर प्रिसाइज मेथड है या नहीं है। अब लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी 2 सैंपल से जिसको हमने एनालाइज किया है, जिसमें से x1 है हमारे पास एक सैंपल और दूसरा सैंपल जो है वो हमारे पास x2 है। ठीक है, इनके दरमियान जितना भी डिफरेंस आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, और जो डिफरेंस हमारे पास आता है वो क्या होगा, डिफरेंस को हम कैसे कैलकुलेट करें, x1 माइनस x2 मीन्स क्या कि आपके फर्स्ट सैंपल का रिजल्ट कितना आया और माइनस जो है वो आपके पास सेकंड सैंपल का क्या रिजल्ट आया, तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। देन हम इससे क्या करते हैं कि रिलेटिव डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव डिफरेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला है ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, रिलेटिव डिफरेंस। अब जितना रिलेटिव डिफरेंस कम या ज़्यादा होगा वो ये इंडिकेट करेगा कि जो भी हमारा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना प्रिसाइज है और वो कितना कंट्रोल है। ठीक है, तो बेसिकली हम डुप्लीकेट सैंपल एनालिसिस मेथड को जो है वो हम यूज़ करते हैं अपना एनालिटिकल, या इस मेथड को हम यूज़ करते हैं अपने क्वालिटी अपने जो डिफरेंट एनालिसिस के मेथड्स हैं या एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं उनकी प्रिसीजन को असेस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है हमारे पास एनालिसिस ऑफ ब्लैंक्स। सेकंड जो है वो हमारे पास एनालिसिस ऑफ ब्लैंक्स। ठीक है, पहले तो आपको ब्लैंक्स का कॉन्सेप्ट पता हो कि ब्लैंक्स क्या होते हैं। हमारे पास हमारे जो सैंपल होता है, अगर हमारे पास सैंपल ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास एनालाइट मौजूद ना हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ब्लैंक कहलाता है। ठीक है, मीन्स लाइक दैट अगर आपने कोई भी वाटर का सैंपल आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, जिसके अंदर से आप लेड की डिटर्मिनेशन करना चाह रहे हैं, वो आपका सैंपल है। ठीक है, वाटर जितना भी मैट्रिक्स है और उसके अंदर एनालाइट मौजूद है, लेड मौजूद है, तो वो आपका सैंपल है। लेकिन अगर मैं जो है वो सिर्फ वाटर का एनालाइज करती हूँ, लेड मौजूद नहीं है, तो जो मेरा वाटर है वो मेरा क्या कहलाएगा, ब्लैंक कहलाएगा उस सैंपल के एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ब्लैंक बेसिकली क्या होता है, हमारे पास वो सोल्यूशन या वो हमारे पास सैंपल जिसके अंदर एनालाइट मौजूद ना हो उसको हम ब्लैंक कहते हैं। यूज़ ऑफ ब्लैंक जो है वो हम बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं,
एनालाइट फ्री सैंपल, जिसको मैंने बताया कि ब्लैंक हमारे पास क्या होता है कि वो सैंपल जो एनालाइट फ्री होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ब्लैंक सैंपल कहते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो है वो वाटर को हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए। ब्लैंक सैंपल एनालिसिस के लिए जो है हम क्या करते हैं, वाटर मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं और इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि जो हमारे रिएजेंट्स हैं या फिर हमारे ग्लासवेयर हैं या फिर हमारे पास क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसकी वजह से तो कोई हमारे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर कोई एरर जो है वो हमारे रिएजेंट्स की वजह से, हमारे ग्लासवेयर की वजह से या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से तो जो है वो कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं हो रहा। मेथड ब्लैंक्स आर यूज टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, मेथड ब्लैंक्स या फिर blank method is used, blank method are used to identify the systematic errors due to impurities in the reagent reagents and contamination in instruments and glassware। ठीक है, तो बेसिकली ब्लैंक्स का एनालाइज करने का मेन मतलब ब्लैंक क्या होता है, एनालाइट फ्री सैंपल होता है हमारे पास। यूजुअली जो है वो हम डिस्टिल वाटर को यूज़ करते हैं। और ब्लैंक मेथड बेसिकली होता है क्या है, किस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं, कौन सा हम पैरामीटर असेस करने के लिए यूज़ करते हैं, हम ये फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं कि आइदर जो है वो सिस्टमैटिक एरर जो है वो किस वजह से जनरेट हो रहा है। तो सिस्टमैटिक एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि सिस्टमैटिक एरर जो है वो कौन सी इंप्योरिटीज़ हैं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास हम कहते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है एनालाइट है उसके साथ जो मैट्रिक्स मौजूद है, अगर उसके अंदर कोई इंप्योरिटीज़ मौजूद है तो वो सिस्टमैटिक एरर कॉज कर सकते हैं। या फिर अगर हम कहते हैं कि हमारे रिजल्ट जो डेविएट कर रहे हैं तो उनको असेस करने के लिए कि क्यों डेविएट कर रहे हैं, वो किसी रिएजेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई इंप्योरिटीज़ मौजूद है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट या जो भी हम ग्लासवेयर या ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी कंटेमिनेशन की वजह से तो हमारे रिजल्ट जो है वो डेविएट नहीं कर रहे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्लैंक्स यूज़ करते हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि हमारे जो रिजल्ट्स के अंदर सिस्टमैटिक एरर जनरेट हो रहे हैं वो हमारे एनालाइट की वजह से नहीं, बल्कि जो हम ब्लैंक सैंपल हमने क्योंकि यूज़ किया तो वो उसके जरिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो हमारे एनालाइट की वजह से प्रॉब्लम जनरेट नहीं हो रहे, बल्कि हो सकता है कि क्या जो हमारा सैंपल के अंदर जो हमारा ब्लैंक पार्ट मौजूद है या मैट्रिक्स मौजूद है उसके अंदर कोई इंप्योरिटीज़ हैं, या फिर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ग्लासवेयर है उसके अंदर कोई भी कंटेमिनेशन है या फिर इम्प्योरिटीज़ हैं। अब यहाँ पे तो ये ब्लैंक आ गया। अब ब्लैंक्स जो है वो यूजुअली इसके अलावा भी हम जो है दो टाइप्स के जो है वो ब्लैंक यूज़ होते हैं, जिसमें एक फील्ड ब्लैंक होता है और एक ट्रिप ब्लैंक होता है। फील्ड ब्लैंक और ट्रिप ब्लैंक्स को भी हम यूज़ करते हैं असेस करने के लिए। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि फील्ड ब्लैंक क्या होता है। A blank sample collected in the field अच्छा, हम एक फील्ड ब्लैंक सैंपल भी जो है वो प्रिपेयर करते हैं। यूजुअली किस वक्त हम फील्ड ब्लैंक मेथड या फील्ड ब्लैंक सैंपल जो है वो यूज़ करते हैं, ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने कोई अपना सैंपल जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमने किसी फील्ड से जो है वो कलेक्ट किया। लाइक आपको वाटर सैंपल का एनालिसिस करना है तो आप वाटर को जो है वो कलेक्ट करते हैं किसी रिवर से। लाइक आपको जो है वो कहा गया कि आपने किसी रिवर का जो है वो आपने सैंपल कलेक्ट करना है, या फिर कोई वाटर बॉडी है जहाँ से आपने सैंपल को कलेक्ट करके उस सैंपल को आपने एनालाइज करना है। ठीक है, आप अपना अब वो क्या है, अब जो आप अपना सैंपल वहाँ से कलेक्ट करेंगे वो आपको फील्ड सैंपल कहलाएगा कि आपने एक स्पेसिफिक वाटर बॉडी के अंदर से जो है अपना सैंपल कलेक्ट किया है। फील्ड ब्लैंक बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो ब्लैंक होता है वो अपनी लेबॉर्ट्री से जो है वो ब्लैंक कलेक्ट करते हैं और उसको हम उस फील्ड एरियाज़ के अंदर लेके जाते हैं। वहाँ पे हम ले जाकर उसको ओपन करते हैं और जो है उसको ओपन करेंगे और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि एक कंटेनर से किसी दूसरे कंटेनर के अंदर शिफ्ट करते हैं। मेन मकसद क्या होता है इसको लेके, मतलब लेबॉर्ट्री से हमने लाइक अगर मैंने जैसे कहा कि वाटर है तो हम वाटर को ही हम अपनी लेबॉर्ट्री से लेके जाएंगे उसी फील्ड एरिया के अंदर जहाँ से अपना सैंपल कलेक्ट करना है, उसी फील्ड एरिया के अंदर ले जाके हम अपना सैंपल का जो हमारे ब्लैंक का कंटेनर है उसको हम ओपन करते हैं, किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करते हैं। मेन मकसद ये होता है कि वहाँ की जितनी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनसे जो है वो इसका इंटरेक्ट करवाना, देन
देन हम उसी तरह से उसको कवर अप करेंगे, जैसे हमने वहाँ से अपना सैंपल कलेक्ट किया उसको अपना जो है वो कवर अप किया, उसी तरह से इसकी हैंडलिंग होगी, उसी तरह से जो है वो उसका स्टोरेज होगा और उसी तरह से हम क्या करेंगे उसको फील्ड से अपनी लेबॉर्ट्री तक ट्रांसफ़र करवाएंगे। मेन मकसद क्या है, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि अगर हमारे पास हम कहते हैं कि मेन मकसद इसका ये होता है कि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि अगर हमारे पास कहीं पे भी कोई कंटेमिनेशन आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू हैंडलिंग या फिर ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तो वो हम फाइंड आउट कर सकें। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड ब्लैंक जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर हो, फील्ड ब्लैंक इज एन, अगर मैं प्रॉपर आपको बता दूं, फील्ड ब्लैंक इज एन एनालाइट फ्री सैंपल carried from the laboratory to the sampling site. At the sampling site, the blank is transferred to the clean sample container, exposing is to the local environment. Then उसको preserve करते हैं उसी तरह और then transported to back to the laboratory for analysis. So field blank are used to identify and correct systematic error due to sampling, ट्रांसपोर्ट एंड एनालिसिस। ठीक है, तो फील्ड ब्लैंक को हम यूज़ किस लिए यूज़ करते हैं, यूज्ड टू करेक्ट सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू सैम्पलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड एनालिसिस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड एनालिसिस। तो फील्ड ब्लैंक को हम बेसिकली यूज़ किस लिए करेंगे, उसका मेन यूज़ करने का मकसद ये होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई सैम्पलिंग के अंदर प्रॉब्लम हुई है तो वो हमें पता चल सके, क्योंकि हमने साथ में ही एक अपना जो है ब्लैंक सैंपल अपनी लेबॉर्ट्री से वहाँ तक लेके गए हैं। तो अगर हमने अपना जो सैंपल कलेक्ट किया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से सिस्टमैटिक एरर जो है वो जनरेट हुए, तो हम उनको करेक्ट कर सकते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे और किस तरह से हुई। ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से जो है वो सिस्टमैटिक एरर जनरेट हुए हैं, या फिर अगर हमारे कहीं पर भी, क्योंकि हम ब्लैंक कर रहे हैं तो इट्स मीन क्या है कि अगर एनालाइट की वजह से मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फील्ड ब्लैंक को यूज़ करने का मेन मकसद ये होता है कि ताकि हमें आइडिया हो कि जो एरर जनरेट हो रहा है वो हमारे एनालाइट की वजह से नहीं हो रहे, बाकी जो इसके अलावा जो हमारा जो मैट्रिक्स मौजूद है या जो दूसरी कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, चाहे वो सैम्पलिंग का मेथड है, चाहे वो एनालिसिस के लिए हमारे पास जो ग्लास वेयर है या इंस्ट्रूमेंट है, ये कंडीशन हम यूज़ करें, उनकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंड होता है वो होता है ट्रिप ब्लैंक। ट्रिप ब्लैंक भी बेसिकली जो है वो हम यूज़ करते हैं मेथड की असेसमेंट के लिए। सेकेंड इसमें आता है ट्रिप ब्लैंक में हम क्या करते हैं, अ ब्लैंक प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी ट्रिप ब्लैंक्स आर एनालाइट फ्री सैंपल्स, आर एनालाइट free samples carried from the laboratory to the sampling site, carried from the laboratory to the sampling site and return to the laboratory without opening, and return to the laboratory without being ओपन। ठीक है, मतलब क्या कि लेबॉर्ट्री से हम उसको क्या करते हैं, अपना ब्लैंक को प्रिपेयर करते हैं और उसको हम जो अपनी जहाँ से सैम्पलिंग साइट है, जहाँ से हमने अपने सैंपल कलेक्ट करना है वहाँ तक हम लेके जाते हैं, लेकिन हम उसको जो है वो वहाँ पे ले जाके ओपन नहीं करते, बल्कि वहाँ से जो है वो उसी तरह क्लोज फॉर्म में, प्रिजर्व फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, वापस लेके आ जाते हैं। तो ट्रिप ब्लैंक को बेसिकली लेके जाने का और करने का मकसद होता है, क्या हो सकता है कि ट्रिप ब्लैंक को हम लेके जाते हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि अगर हमारे पास जो भी हमारे सैंपल के अंदर अगर कोई भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मौजूद है, तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स मौजूद है, तो उनकी क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से जो है वो कोई एरर्स जनरेट तो नहीं हो रहे, सिस्टमेटिक एरर जो है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से अगर कोई एरर जनरेट होते हैं तो वो हम क्या करते हैं, ट्रिप ब्लैंक के जरिए जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और ट्रिप ब्लैंक इज यूज टू अच्छा
to the laboratory without being a trip blank is used to identify and correct systematic errors due to cross contamination of volatile organic compound during transport, handling, storage and analysis. क्या कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर सैम्पल्स के अंदर मौजूद है तो उनकी क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से तो हमारे रिजल्ट्स के अंदर जो सिस्टमेटिक एरर जनरेट नहीं हो रहे, उसको असेस करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, ट्रिप ब्लैंक्स करते हैं. अब जो है वो क्या होता है कि स्टोरेज का वे डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए जो है वो डिजायर्ड कंडीशन नहीं थी, जिनकी वजह से क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है. ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के दौरान हम कहते हैं कि शेकिंग हो सकती है हमारे सैम्पल्स की, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है. हैंडलिंग अगर प्रॉपरली नहीं की गई तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है. तो बेसिकली ट्रिप ब्लैंक को हम किस लिए यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिक एरर को इवेलुएट करने के लिए. वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्रॉस कंटेमिनेशन किस वजह से हो सकती है कि जब हम अपने सैंपल को कलेक्ट कर रहे थे, जब हम उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसकी हैंडलिंग कर रहे हैं, या फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं. ठीक है. तो सेकेंड हमारे पास मेथड आता है वो है ब्लैंक एनालिसिस, कि हम ब्लैंक सैंपल्स को एनालाइज करते हैं सिस्टमेटिक एरर्स को इवेलुएट करने के लिए कि कौन कौन से ऐसे जो है वो पैरामीटर्स हैं या कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं या फैक्टर्स हैं जो सिस्टमेटिक एरर जनरेट करते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है अपने मेथड को असेस करने के लिए वो हमारे पास आता है एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि हम ऑस फॉर्मली परफॉर्म भी करते हैं. थर्ड हमारे पास है इंटरनल मेथड ऑफ असेसमेंट का एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स. ठीक है. एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स का बेसिकली है कि आपको पता है कि हमने क्या कहा कि बहुत सारी जो हैं वो क्या हैं, अपने जो भी सिस्टम को इवेलुएट करने के लिए कि हमारा जो है वो सिस्टम अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो है वो हम यूज़ करते हैं. ठीक है. Ideally, a standard reference material should be used provided that the matrix of the SRM is similar to that of the sample being analyzed. अपने मेथड को हमने क्या करना है, असेस करना है कि वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के अंडर है या नहीं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे स्टैंडर्ड मेथड जिनकी हमें कहते हैं कि कंसंट्रेशन नॉन होती हैं, उनके लिए जो भी कंडीशन होती हैं वो नॉन होती हैं, हम क्या करते हैं उन स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स को जो है हम यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि कौन कौन से के हमारा जो मेथड है, जो हमारा सिस्टम है वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या नहीं है. लेकिन स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल के लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जो भी हमारा सैम्पल का मैट्रिक्स हो, स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल का मैट्रिक्स सेम होना चाहिए. क्योंकि हम कहते हैं कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं या जो हमारे रिजल्ट डेविएट करते हैं वो मैट्रिक्स के इंटरफेरेंसेस की वजह से जो है वो डेविएट कर सकते हैं. तो स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल का मेथड हम यूज़ करते हैं अपने मेथड की असेसमेंट के लिए. ठीक है. और क्या है, वैरायटी ऑफ अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स. ठीक है. जिनको हम क्या कहते हैं, SRM आर यूज इवैल्यूएट एंड मॉनिटर a system state of standard, a system state of statistical control. ठीक है. और जो मैंने बताया कि बेसिकली कौन सी एजेंसीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं, NIST, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी जो है वो NIST. ठीक है. जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड करती है. बस एक मेन चीज़ का जो है वो मेन ख्याल रखना है कि हमने क्या करना है कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल का मैट्रिक्स सेम होना चाहिए जो हमारे सैम्पल को हमने एनालाइज करना है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड मेथड के एनालिसिस के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारा मेथड है उसको हम असेस कर सकते हैं या उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है या नहीं. जो हमने रेंजेस सेट की हुई है, जो लिमिट सेट की हुई है, हमारे रिजल्ट जो है विद इन दीज रेंजेस और उन्हीं लिमिट्स में फॉल करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पाइक रिकवरी.
स्पाइक रिकवरी को भी जो है हम यूज़ करते हैं अपने इंटरनल मेथड ऑफ असेसमेंट के लिए। वो जो हमारे पास इसका है वो है स्पाइक्स रिकवरी। सबसे पहले तो आपको स्पाइक्स का कॉन्सेप्ट पता हो कि स्पाइक क्या होती है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हम अपने किसी भी सैंपल के अंदर नॉन अमाउंट ऑफ एनालाइट ऐड करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाता है, स्पाइकिंग कहलाता है। और जो हमने अमाउंट ऐड की है वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पाइक एनालाइट या स्पाइक रिएजेंट कहलाएगा, ठीक है। एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ कि स्पाइक्स बेसिकली होते क्या हैं कि हमने क्या किया कि अपने जो भी हमारा सैंपल था उसके अंदर अगर हमने नॉन अमाउंट ऑफ रिएजेंट या एनालाइट को ऐड किया है तो जितनी एनालाइट की तो इस मेथड को हम स्पाइकिंग कहेंगे, और जो हमने ऐड किया है वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पाइक कहलाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी असेसमेंट टूल इज द रिकवरी ऑफ नॉन एडिशन और स्पाइक ऑफ एनालाइट टू द मेथड ब्लैंक, फील्ड ब्लैंक और सैंपल। हम जो है वो नॉन अमाउंट ऑफ एडिशन एनालाइट को ऐड करते हैं सैंपल के अंदर, चाहे वो हमारा फील्ड ब्लैंक है या फिर जो है हमारा जो है वो ट्रिप ब्लैंक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक नॉन अमाउंट ऑफ एडिशन सैंपल की ऐड कर दी, देन हम उसको क्या करते हैं किसी भी सूटेबल मेथड के जरिए जो है वो एनालाइज करते हैं और अपने जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि जो हमने मेथड यूज़ किया है वो परसेंटेज रिकवरी हमारे पास कितनी आई। अब लेट्स सपोज अगर मैं कहती हूँ कि मैंने कोई भी अपना सैंपल के अंदर था जिसके अंदर मैंने अपना जो है वो जो स्पाइकिंग की है वो 0.2 मिलीग्राम जो है वो ऐड किए। अब मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि मेरा जो मेथड है वो कितना जो है वो एक जो है वो प्रॉपरली काम करता है या कितना एक्यूरेट है। तो मैं ये फाइंड आउट करूँगी कि उस मेथड के ज़रिए मेरे पास जो है वो जितना मैंने स्पाइकिंग किया था एट दी एंड मेरे पास रिकवरी कितनी हुई है इस स्पाइक की। पॉइंट जो है वो 19 हुई है, ठीक है, या फिर मैं कह दूँ कि 0.18 हुई है। तो जितना ज़्यादा वो परसेंटेज रिकवरी होगी मेरे पास जो मैंने स्पाइकिंग करवाई है उतना ही हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो मेथड है वो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मेथड है उतना ही ज़्यादा वो एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। To determine a spike recovery, the blank or sample is split into two portions and a known amount of standard solution of the analyte is added to one portion। उसके बाद हमने एक बस सिंपल फार्मूला जिसके जरिए फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है कितना स्पाइक रिकवर हुआ है। एन एनालिसिस ऑफ सैंपल आफ्टर स्पाइकिंग विद अ नॉन अमाउंट ऑफ एनालाइट, एन एनालिसिस ऑफ sample after spiking with a known amount of analyte, ठीक है। सिंपल हम परसेंटेज फार्मूला यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो है वो स्पाइक्ड और अनस्पाइक सैंपल के अंदर कितनी जो है वो रिकवरी आई है। तो फार्मूला जो हमारे पास यूज़ होता है वो परसेंटेज ऑफ स्पाइक रिकवरी, ठीक है, इज इक्वल टू F माइनस आई ओवर A मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ पे F जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारा सैंपल स्पाइक्ड है, I जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो है वो जो अनस्पाइक्ड सैंपल है, और A जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हमने जो है वो कितनी अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन या कितनी अमाउंट ऑफ एनालाइट जो है हमने ऐड की है स्पाइकिंग के अंदर। जितनी हमारे पास परसेंटेज रिकवरी आएगी उतना ही वो ये इंडिकेट करेगी कि जो भी हमारा मेथड है वो कितना स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है और कितने हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट है, ठीक है। स्पाइक रिकवरी आर ऑन मेथड ब्लैंक एंड फील्ड ब्लैंक आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द जनरल परफॉर्मेंस ऑफ एन एनालिटिकल प्रोसीजर। और इसके अलावा यूज़ होती है और सिस्टमेटिक एरर को भी फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्पाइक रिकवरीज को कि हमारे मैट्रिक्स की वजह से जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट तो नहीं होगी जिसकी वजह से हमारे जो एनालिसिस है इनके रिजल्ट्स जो हैं जो हम जिस एक्सेप्टेबल वैल्यू तक आने चाहिए थे वहाँ तक अगर हमारे पास आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड मेथड स्पाइक रिकवरी का। फोर्थ मेथड सॉरी इंटरनल मेथड का जिसमें हमने देखा स्पाइक रिकवरी। अच्छा नेक्स्ट अब हम कैटेगरी देखेंगे तो हमने सारा इंटरनल मेथड ऑफ असेसमेंट देख लिया। सेकंड हमारे पास होता है एक्सटर्नल मेथड ऑफ असेसमेंट। अच्छा एक्सटर्नल मेथड ऑफ असेसमेंट जैसे कि आपको एक्सटर्नल वर्ड से समझ आ रहा होगा कि इसमें इंटरनल में हमने क्या करता है कि हम विद इन लेबॉर्ट्री ही अपने मेथड्स को असेस कर लेते हैं, लेकिन एक्सटर्नल मेथड ऑफ जो है वो असेसमेंट के अंदर क्या होता है
कि हमारे पास कोई भी जो एक्सटर्नल हमारे पास कहते हैं कि एनालिसिस की एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, सैम्पल्स को जो है वो एनालाइज करती हैं या डिफरेंट अपने सैम्पल्स जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भेजती हैं, जहाँ पे हम वो मेथड को अप्लाई करके या उस प्रोसीजर को अप्लाई करके हम क्या करते हैं कि इवेलुएट करते हैं कि हमारे जो मेथड्स हैं वो क्या हैं, कितने जो है वो क्वालिटी कंट्रोल में है या कितने हैं अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास क्वालिटी असेसमेंट का आता है वो है एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट। एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट का जो हमने प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं देखूँ जिसमें था कि एन आउटसाइड एजेंसी और इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एन आउटसाइड एजेंसी और इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल। बेसिकली क्या है कि कोई भी आउटसाइडर जो होता है वो क्या करता है, हमारे जो भी मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको चेक करने के लिए कि वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है या नहीं। तो कोई आउटसाइड का इंडिविजुअल या कोई भी जो है हम कहते हैं कि डिफरेंट एजेंसीज जो काम करती हैं क्वालिटी कंट्रोल को करने के लिए, वो जो है वो हमारे मेथड्स की असेसमेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या है, वन एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट इज द सर्टिफिकेशन ऑफ अ लेबोरेटरी बाय स्पॉन्सरिंग एजेंसी। सर्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सक्सेसफुल एनालिसिस of a set of proficiency standards prepared by the sponsoring agency। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड का एजेंसीज का, अब क्या होता है जो डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जो क्वालिटी कंट्रोल या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर रही होती है, तो वो क्या करती हैं अपने सैम्पल्स को जो है वो उन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर या उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे हम कहते हैं कि डिफरेंट मेथड्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को वहाँ पे भेजती हैं। देन हम क्या करते हैं, अगर हम सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को एनालाइज करके हम रिजल्ट भेजते हैं, वो रिजल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड रेंजेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड लिमिट्स होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल कंट्रोल होते हैं। तो वो जो एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी जो है वो मेथड्स के असेसमेंट की बेस पे क्या करती हैं, उनको सर्टिफिकेशन देती हैं। अब अगर हम कहेंगे कि जितने भी मेथड या जितने भी स्टैंडर्ड उन्होंने एनालाइज किए, जितने भी रिजल्ट आए हैं वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल होंगे, तो उनको क्या होगी, सर्टिफिकेशन होगी। और सर्टिफिकेशन जो होगी वो ये चीज़ को शो करेगी कि जो भी हमारे पास या जो भी लेबॉर्ट्री काम करी है, जो भी मेथड्स डेवलप किए गए हैं वो क्वालिटी मेथड्स हैं जिनकी हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल होते हैं। तो क्या होती है कि डिफरेंट जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसीज होती हैं वो अपने सैम्पल स्टैंडर्ड रेफरेंस प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स हम जिनको कहते हैं वो भेजती हैं, जिनको हम एनालाइज करते हैं। देन हम उनको रिजल्ट्स वापस रिटर्न करते हैं और उनके पास अपने जो रिजल्ट होते हैं उन स्टैंडर्ड्स के उनको कंपेयर करके उसकी बेस पर जो है वो सर्टिफिकेशन देती हैं कि आइदर जो है वो हमारे रिजल्ट जो है वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या नहीं है। अगर मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल लेबॉर्ट्रीज इन्वॉल्व इन एनवायरमेंटल एनालिसिस मे बी रिक्वायर्ड टू एनालाइज स्टैंडर्ड सैंपल। अब अगर हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी लेबॉर्ट्री है जो क्या कर रही है, इन्वायरमेंटल सैंपल्स को एनालाइज कर रही है, तो अगर उसकी जो है वो एक्सटर्नल असेसमेंट कर रही है उसकी क्वालिटी की, जो उसके पास रिजल्ट हैं वो क्वालिटी रिजल्ट्स हैं या नहीं, तो उसकी एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए उस लेबॉर्ट्री की जो कि इन्वायरमेंटल सैंपल्स के एनालिसिस को काम करती है, तो उनके लिए क्या करती है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो अपने सैंपल्स को वहाँ पे भेजती है। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस की लेबॉर्ट्री, अब जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने अपने सैंपल्स वहाँ पे सेंड किए हैं, तो वो जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस की लैब है, लेबॉर्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो क्या करती है वहाँ पे अपने उन सैंपल्स को एनालाइज करती है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने भेजे, और अपने रिजल्ट्स जो भी इनके पास आते हैं वो उन रिजल्ट्स को क्या करती है वापस से उन एजेंसीज के पास भेजती है, प्रोटेक्शन एजेंसी के पास, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के पास जाते हैं। देन वो कंपेयर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि आइदर जो रिजल्ट हैं वो करेक्ट हैं या नहीं, कितने एक्यूरेट हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी बेस पे वो क्या करती है उस लेबॉर्ट्रीज की जो असेसमेंट है उसको वो करती है। इसके अलावा जो है सेकंड एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट इज द वॉलंटरी पार्टिसिपेशन ऑफ द लेबॉर्ट्री इन अ कोलैबोरेटिव टेस्ट स्पॉन्सर्ड बाय अ प्रोफेशनल। अच्छा, इसके अलावा ये भी एग्जांपल दी हुई कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होती है डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज की, कि जहाँ पे वो क्या करती है कि अपने अपने सैंपल्स हैं वो डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज के अंदर भेजते हैं और वहाँ पे लेबॉर्ट्रीज के अंदर से एनालाइज होकर उनके पास वापस रिटर्न आते हैं। देन वो फाइंड आउट करते हैं कि उनके रिजल्ट जो है वो कितने वैलिड हैं या एक्यूरेट है। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल मेथड के जरिए भी हम जिनके अंदर कह सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल लेबॉर्ट्रीज के अंदर भी अपने सैंपल भेज सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी एजेंसीज ऐसी होती हैं जो अपने सैंपल्स को स्टैंडर्ड को भेज के जो है वो उनकी बेस पर वो वैल्यूएट करती हैं कि जो भी मेथड्स या जो भी प्रोसीजर्स यहाँ पे अडॉप्ट किए जा रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं एक्सटर्नल मेथड के जरिए जो है वो असेस करते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो क्वालिटी रिजल्ट्स हैं या नहीं।
आज का हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्वालिटी असेसमेंट देखा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि हम अपने जो क्वालिटी एश्योरेंस का डाटा है उसको हम किस तरह से इवेलुएट करते हैं और उसकी इवेलुएशन के जो है वो कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं या वेज हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।